तो मैं आपको बता रहा था मोशनल ईएमएफ का, और मोशनल ईएमएफ के अंदर टॉपिक वही है, आपको कंडीशन देखा होगा कि या तो मोशनल ईएमएफ में रोड लीनियरली मूव कर रही है या फिर रोड सर्कुलर मूव कर रही है। हमने लीनियर मोशन का कर लिया था। इस मोशन ईएमएफ के अंदर क्या है कि रोड हो जाए या स्पोक्स, जैसे ताड़ी होती है, साइकिल की जो ताड़ियां होती हैं देखेंगे आपने, तो साइकिल की जो ताड़ियां होती है वो सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो स्पोक्स भी एक तरह से रोड ही होती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर ही है। तो सेम सिस्टम इसके अंदर भी हो जाए कि इफ रोड इज किसमें बेटा मूव इन सर्कुलर मोशन, इज इन सर्कुलर मोशन से लगा उसे इज इन सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही कि भाई हमारे पास ये वो रिम है, रिम RIM, अगर साइकिल के टायर वाले बात करते हैं रिम, उस रिम की बात करते हैं तो वही रिम लेता हूं, ये रिम है, और इसके अंदर हमारे पास ये रोड है, यानी जो स्पोक्स है ये वाली, ठीक है, इस तरह से जो इस बीच में यहां तो फिक्स है ऐसे ही, ठीक है, और ये जो हमारे पास रोड है, जिस तरह से हमारे पास वो था सिस्टम कि इसके अंदर ये रेल्स थी, इस रेल पे ये जो रोड है वो लीनियरली मूव करती है ऐसे, और ये रेल फिक्स थी, ऐसे ही इन रेल को जो रेक्टेंगुलर शेप थी, ये रेल अब तरह से कैसे होगी, ये सर्कुलर में बना दिया हमने, इन सबको कैसे बना दिया, कैसे फॉर्म दे दी, सर्कुलर फॉर्म दे दी, और अब क्या किया, एक रोड ली, और उस रोड को क्या करेंगे हम, इस पूरी रिम के ऊपर से रोटेट करवाएंगे, रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड ले लें यहां पे एनीवन, कैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे यूनिफॉर्म यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। नाम दे दे इस रोड का कोई भी, PQ नाम आ गया, ठीक है, लेंथ ले ले इस रोड की लेंथ है L, उसकी रेडियस के बराबर होगी वैसे तो लेंथ होगी L। किसी भी टाइम ये जो हमारे पास रोड है वो इसी पॉइंट पे यहाँ पे है, अब ये रोड धीरे धीरे क्या करेगी, मूव करेगी, ऐसे एंटी क्लॉक हम रोटेट करवा रहे हैं, तो मान लो किसी भी टाइम ये रोड यहाँ पहुंच जाती है इस पॉइंट पे, कुछ स्मॉल इंटरवल के बाद में यहां आ गई, यहां थी, यहां पहुंच गई, कितना एंगल ट्रेस किया उसने, थीटा एंगल ट्रेस किया उसने, एल उसकी लेंथ है, ठीक है, PQ ये यहां पहुंच गई, मान लो Q डैश पे, ऐसे रोटेट कर लिए, तो उसने इस स्मॉल टाइम इंटरवल में Q से जब Q डैश पे पहुंचे, कितना एरिया उसने कवर किया, कितना एरिया कवर किया जब यहां से लेकर यहां पहुंचती है, तो ये जो एरिया है ये कितना एरिया कवर हुआ, कितने एंगल में, थीटा एंगल में, बताओ देखना है सोच के कि एंगल ट्रेस्ड बाय द रोड कितना उसने किया एट एनी इंस्टेंट, एरिया स्वेप्ट कह सकते हो या एरिया ट्रेस्ड कह सकते हो बाय रोड, कितना होगा, स्मॉल होगा ना एरिया, वो एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे उसको, मैं बस साइड में समझा देता हूँ कि अगर मान लो उसने कंप्लीट एंगल कवर किया होता, कंप्लीट मींस एक कंप्लीट रोटेशन किया होता, कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है, कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल कवर होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है, तो एंगल यानी एरिया कवर, मैं साइड में समझा देता हूं,
व्हेन एंगल, अगर एंगल 2 पाई हो तो जो एरिया कवर होता है वो कितना होता है बेटा? एरिया कवर होता है टोटल पाई एल स्क्वायर। कंप्लीट इसकी जो एक रोटेशन बनेगी, कंप्लीट एक रोटेशन, तो उस कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के बजाय उसकी रेडियस हमने क्या मानी है? एल, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल यूनिट हो, व्हेन एंगल 1, देन एरिया कवर कितना हो जाएगा? पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। और जब कितना एंगल यहाँ पे कवर हो रहा है? ओनली थीटा एंगल। तो व्हेन एंगल कवर जो हुआ, एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ, तो एरिया कवर कितना आया? हमारा एरिया वो डीए माना हमने, तो डीए कितना होगा? पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू थीटा। तो पाई से पाई कैंसिल, क्या बना भाई? एल स्क्वायर थीटा बाय 2, एल स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, दिस इज एरिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान समझ लें, इसको साइड में लिख लें, आपको पेपर में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ओनली यहाँ पे समझने की जरूरत है बस कि जब एंगल 2 पाई होगा तो एरिया कवर होगा पाई एल स्क्वायर, एंगल यूनिट होगा तो पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई, और एंगल थीटा होगा तो ये चीज। तो आप अगर डायरेक्ट याद रखें तो इसको डायरेक्ट ही इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया कितना आया? दिस इज एल स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? क्योंकि ईएमएफ निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स हमें चाहिए, फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? डी फाई, दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। तो जो डी फाई होगा दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी। अगर आप ओपन करेंगे तो बी तो बी है ना, डी ए क्या है? ये रहा एल स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो ए हो गया, बी हो गया इनटू कोस थीटा, और थीटा कितना है? बी में और डी ए में। डी हमारे पास यहाँ पे कैसे बेटा? देखो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन का एरिया किस में हो जाएगा? जेड एक्सिस में। तो उसका जो एरिया हो गया वो हो गया जेड एक्सिस में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है? इनवर्ड, मींस माइनस जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोस 180। और कल वाली बात है, अगर आप क्या करें, आप यहाँ पे डीए की डायरेक्शन लिख दें तो और बेटर है। ठीक है, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो और बेटर है कि हम यहाँ पे डीए को वेक्टर लगा दूं और यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू क्या लिखोगे? के कैप। फिर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा? माइनस के कैप। दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, या फिर आइदर, ये पास हमारे पास तरीका है इसका, तो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ से जो डी फाई आ जाएगा वो क्या बनेगा? cos 180 माइनस 1, तो ये आ जाएगा बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस, अब देखो इसमें ये माइनस प्लस, बी कांस्टेंट है, ना लेंथ चेंज होनी ना टू चेंज होना, तो बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बाहर ले लें, अंदर बच जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब जिस तरह से कल आया था dx बाई dt, तो जो dx बाई dt जो था वो तो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर होता है, यानी वो कवर करता है, तो वो क्या कहलाती है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रोटेट हो रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है? ओमेगा से। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, ये वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी बेटा? ये डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। तो ये क्या बनेगा? एक बार इसको एक बार नोट करें या स्क्रीनशॉट ले जल्दी से।
तो ये जो बन जाएगा ये आ जाएगा E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज ओमेगा, दिस इज EMF, दिस इज इंड्यूस्ड EMF। और सेम बात इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस पूरी सर्किट का या सिस्टम का रेजिस्टेंस अगर R हो तो क्या आ जाएगा, एंड इंड्यूस्ड करंट जो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट होता है E बाई R, तो वो क्या बन जाएगा, दिस इज I इज इक्वल टू दिस इज B L स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2R, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा नंबर 4। तो ये था सर्कुलर मोशन का। तो एक इनमें से पेपर में आप ध्यान से समझ लेना कि रोड लीनियरली मूव कर रही है कि जो रोड है वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। इन दोनों केसेस में एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से एक बार, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, उसके बाद एक रूल था जो मैंने जिक्र किया था इससे पहले, स्टार्ट होने से पहले बार, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है, वही तीन हमारे पास, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या होंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हमारे पास कौन किसको सिग्निफाई करेगा, यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखो ना, ये वाला जो फर्स्ट फिंगर जो होती है हमेशा, ये फर्स्ट फिंगर हमेशा इन कॉन्सेप्ट में कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चाहे थर्ड यूनिट थी चाहे फोर्थ यूनिट हो, उसमें हमेशा ये फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर करेगी बेटा, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बस ये कौन से, सेंट्रल फिंगर, ये वही काम करेगा जो टॉपिक है इसके अंदर। ये किसके लिए होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है ये होता है फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपसे कोई पूछ ले ये किसके लिए होता है, तो फॉर फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो सेंट्रल फिंगर हुआ वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये तीनों अच्छे से याद कर लें। इसके एग्जांपल बता देता हूँ, क्वेश्चंस बता देता हूँ, कैसे क्या काम आता है वो बता देता हूँ कि कहाँ इस पे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ पे आप जो लेंस रूल लगा रहे थे, लेंस लॉ, वो लेंस लॉ के साथ साथ आप इसको लगा सकते हैं, इससे भी आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ एक एनसीईआरटी में है, कुछ एक मैं और करवाता हूँ उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक लूप है ये जो बाहर जा रहा है, एक लूप है ये जो कि बाहर जा रही है, एक लूप है ये जो अंदर जा रहा है, ठीक है। और एक यहां बढ़ा देता हूं मैं, एक लूप है ये जो कि बाहर जा रहा है इससे, और एक लूप है यहां बिल्कुल जो कंप्लीट अंदर है इससे, ठीक है। इतने बोलते हैं, समझ जाएंगे उसमें। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। चलो तो अंदर के हो गए, दो अंदर क्या कर देता हूँ, ये अंदर कर देता हूँ, ये है। आपको इन सभी के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताने हैं, ठीक है। एक मिनट में तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के मैंने क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। इसमें क्या है, सभी ये सभी कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर, ये सभी अलग अलग शेप के कंडक्टर ले लिए मैंने, ठीक है। कोई कैसे शेप का, कोई सर्कुलर है, कोई रेक्टेंगुलर, कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर में शेप में से। तो सभी के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है। क्वेश्चन ऐसा कैसा लिखाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दैट सर्किट। तो कैसे निकालते हैं इसके अंदर, हम सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये राइट हैंड वाला, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर क्या बताया कि ये जो फर्स्ट है थंब जो हमारे पास है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जिधर कंडक्टर मूव करेगा उधर थंब कर दे। ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर किधर मूव कर, कहां लगानी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड के अलोन। और जो अपने आप बच के सेंट्रल फिंगर, वो अपने आप क्या दिखा देगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बता देगी। अब कहां रखना है हाथ, देखो हाथ रखने के ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्शन कहां है। मैं दो जगह रखता हूं, दोनों जगह देखो डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। अगर मान लो बात करते हैं किसके लिए, हम बात करते हैं पहले फर्स्ट के लिए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को, पहले मैग्नेटिक फील्ड देख के, तो मैग्नेटिक फील्ड को सेट करें, मैग्नेटिक फील्ड को से फर्स्ट फिंगर रख दे ऐसे अंदर होगी। उसके बाद ये थंब किसको दिखाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर को। ये किधर जा रहा है, इधर। तो उसके अंदर अगर मैं इस जगह पे फिंगर रख रहा हूं और ये अंगूठा हो गया इस साइड मोशन, तो ये जो फिंगर खुलेगी साइड में फिंगर, वो नीचे की साइड खुलेगी, नीचे जाएगी। तो अगर मैं इस जगह पे देखता हूं तो यहाँ सेंट्रल फिंगर नीचे की साइड डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है ना, मतलब नीचे की साइड दिखा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसे आए इसके हिसाब से, तो क्लियर। लेकिन अगर मैं थंब यहां रखूं, सो ये जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड वाली यहां रखूं, तो कंडक्टर का है इधर मूव कर रहा है। अब ये जो सेंट्रल फिंगर वो आई नीचे की साइड, तो यहां आई नीचे की साइड। तो इसके कारण तो हुआ था एंटी क्लॉक और इसके कारण हुआ क्लॉक, तो कौन सा आएगा, समझ गए क्या कंफ्यूजन होगा। तो यहां इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीधा सा याद रखें कि हमेशा आपको जो थंब रखना है वो उस जगह पे रखना है, ये जो फर्स्ट फिंगर जो रखनी है उस जगह पे रखनी है जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। या आपसे हिंदी में इंग्लिश में कैसे आप हिंट इसका लिख सकते हैं कि हमेशा आपको फर्स्ट फिंगर जहां रखनी है वो वहां रखनी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, क्योंकि जो फ्लक्स चेंज होता है वो जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वही तो चेंज होता है, जो बाहर निकलेगा वहां फ्लक्स चेंज थोड़ा ना होता है बेटा। तो यहां देखिए इस जगह पे फिंगर रखोगे, ये फर्स्ट फिंगर यहाँ पे, मोशन इस साइड में, तो सेंट्रल फिंगर कहां की, नीचे की साइड, नीचे की साइड। तो यहां जो करंट होगा ना वो ऐसे आएगा। अब अपने यहां कैसे हो गया, क्लॉकवाइज। अब बाहर वाला एक और देख लो, बाहर वाला कौन सा है, एक ये है कारकों के फिंगर जो आउट साइड बाहर निकल चुके हैं उस पे नहीं, जो कुछ पार्ट उसके अंदर है उसके अंदर। तो रखो भाई, ये फर्स्ट फिंगर इनवर्ड है, इनवर्ड रख लिया यहाँ पे। मोशन का इसका ऊपर की साइड ऐसे ऊपर हो गया। तो ये फर्स्ट सेंटर फिंगर का है, यहाँ पे देखो ये अंदर, अंगूठा इधर, तो सेंटर फिंगर होगी ऊपर की साइड,
तो ऊपर की साइड होगी तो ये आ जाएगा ऐसे। कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो जितने भी लूप होंगे जो बाहर की साइड जा रहे होंगे, इनवर्ड अगर फील्ड होगी तो हमेशा क्लॉकवाइज आएगा, हमेशा क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, लेंजिस लॉ से भी हो सकता है हमने गलत लिख दिया हो, अब वेरीफाई कर ले लेंजिस लॉ से। कैसे वेरीफाई करोगे? लेंजिस लॉ से क्या बताया था बेटा? उसने लेंजिस लॉ बताया कि अगर मान लो कोई भी एक लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा, तो जो बाहर निकल रहा होगा तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम होगा, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फ्लक्स होगा वो भी डिक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज तो हुआ है, मींस इंड्यूस्ड करंट तो आएगा। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेंगे? उस डिक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ेगा कब? जब फील्ड कम हो रही थी फील्ड भी बढ़ जाए। अब ये फील्ड कब बढ़ सकती है? फील्ड तब बढ़ सकती है इसके अंदर एक ऐसी फील्ड बन जाए, बढ़ानी है, जो कि इस जैसी ही हो। तो अगर ये इनवर्ड है तो इसके अंदर भी कैसी आ जाए? इनवर्ड आ जाए। और इनवर्ड से हमेशा कैसे होता है? इनवर्ड से हमेशा क्लॉकवाइज होता है। समझ गए? तो आइदर आप लेंजिस लॉ से, आइदर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बता सकते हैं। ठीक है? और अगर ये क्या होती, अगर मैं एक बना के दिखाऊं, अगर मैं ये ऐसा ही लूप एक होता और अगर मान लो यहाँ पे जो फील्ड होती वो होती आउटवर्ड फील्ड, ठीक है, और उस आउटवर्ड फील्ड से कोई भी एक कंडक्टर बाहर निकल रहा होता, तो अब इसमें बताओ कैसी आएगी? अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाए तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की साइड, ऐसे बाहर की साइड, ये फिंगर फर्स्ट फिंगर बाहर की साइड, मोशन कहां हो गया? ऊपर की साइड। कहां लगाना है? जो फील्ड के अंदर हो, तो नीचे वाले साइड में, नीचे वाले साइड में ये फिंगर होगी बाहर की साइड, ठीक है, ये फिंगर होगी बाहर की साइड, थंब हो गया ऊपर की साइड, तो ये जो फिंगर है वो कहां है? इस साइड में, इस साइड। तो इस साइड का मतलब इधर से इधर, तो यहां पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो ये होगा। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। लेंजिस लॉ से बताना हो तो क्या होगा? ये बताया था, बाहर निकल रहा है फील्ड कम, फील्ड कम तो फ्लक्स कम, फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? फ्लक्स को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो फील्ड ऐसे बढ़ाएगा कि जो पहले फील्ड है उस जैसी ही हो। तो उस जैसी पहले कैसी थी? आउटवर्ड, तो इसके अंदर भी कैसी आ जाए? आउटवर्ड ही आ जाए। और आउटवर्ड से कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लेंजिस लॉ से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दोनों बता सकते हैं। अब ऐसे ही आप लगा दो सेकंड में और फोर्थ में, जो कि अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जा रहा होगा तो अंदर पार्ट कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड का ये हिस्सा है, तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, मोशन का है नीचे, अंगूठा नीचे, ये अंदर, और ये जो सेंट्रल फिंगर है कहां है? इस साइड। तो यहां पे जो करंट होगा वो इस साइड, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। यहां पे ये पार्ट अंदर है, तो यहां होगी मैग्नेटिक फील्ड, मोशन हो गया ऊपर ऊपर, ये इंड्यूस्ड करंट कहां होगी? इस साइड, तो यहां पे इस साइड कहां होगी? इधर होगी, ऐसे मान लो दिस इज इंड्यूस्ड करंट। तो जो पार्ट अंदर आ रहा है, चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो, स्क्वायर शेप हो, सर्कुलर शेप हो, ट्रायंगल शेप हो, विदाउट शेप हो, कोई भी ऐसी हो चाहिए, एनिमल, ये टेढ़-मेढ़े कोई बना दे, जैसे ये बना दिया है, और इसके अंदर हमें इसका अंदर ले जा रहा है इसको, तो कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी भी शेप का हो, शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, ध्यान रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है भाई। अब बच गया नंबर 5, नंबर 5। अब इस नंबर 5 में क्या होगा? अब ये नंबर 5 तो कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मोशन में नहीं है। अच्छा, मोशन में नहीं है तो जो कंप्लीट अंदर है तो इसका अंदर, इसका कंप्लीट लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड हो गया कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स भी कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ क्या होता है? d∅dt, ईएमएफ तो जीरो, ईएमएफ जीरो, करंट भी जीरो, इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, इस लूप में कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस थे जो इस डायरेक्शन ऑफ किसके ऊपर थे? इंड्यूस्ड करंट के
यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड द लेंजिस लॉ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद, कर लेना इसको। ठीक है, देखो आगे। उसके बाद टॉपिक है एडी करंट। बस ये टॉपिक करने आ जा बस। और इस एडी करंट का मैं आपको, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपके पास में भेज दूंगा, आप यहाँ से नोट ना करें, यहाँ ओनली बस सुने, बस ओनली एडी करंट की बात करता हूँ, ये थ्योरेटिकल है कंप्लीट। ठीक है, तो इस एडी करंट की पीडीएफ फाइल मैं आपके पास भेज दूंगा। तो एडी करंट कैसा, सबसे पहले इसको देखें। एक तरह से ये भी इंड्यूस्ड करंट ही होता है, बस नाम एडी लगा दिया। एडी का मतलब पावर, एडीज। तो करंट है तो ये भी इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट किसमें होता है और उसका नाम ऐसा क्यों है, उसका नाम एडी क्यों लगाया गया आगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर। करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस, बड़े पीसेस, बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर। और करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है, रीजन एक ही है, when flux through the conductor is changed। तो एक तरह से वही तो हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से कौन सा आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है। तो एडी करंट आल्सो इंड्यूस्ड करंट, लेकिन ये किसके अंदर, बल्क, बड़े पीसेस में। अगर पीस छोटा छोटा कर दें तो उसमें एडी करंट नहीं होगा, एक ही पीस पूरा का पूरा लिया जाए तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। बताओ ऐसे कौन से डिवाइसेस में प्रोड्यूस होता है, इसके यूजेस, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सब इसके साथ जुड़ के आते हैं सभी क्वेश्चंस। हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो हो गया एडी करंट की डेफिनेशन। उसके बाद आता है कि इसके ऊपर आगे एडी क्यों लिखा हुआ है, तो एडी मींस भंवर, एडीज। तो इस एडी करंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पैटर्न, यानी कह सकते हैं करंट का, एडी करंट का जो फ्लो पैटर्न होता है, इट्स फ्लो पैटर्न। रिजेंबल मींस प्रतीत होता है, दिखता है बेटा, कैसा, लाइक एडीज इन वाटर। पानी में जो भंवर बनता है, भंवर में जानते हो इस तरह से, कैसा, सर्कुलर शेप, इस तरह से। ऊपर ऐसे दिखाई देगा, जैसे जैसे नीचे शेप बनती जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी छोटा सा टुकड़ा इनका लकड़ी का कैसे डालोगे तो घूमता 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 होता और तेज स्पीड होती जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे रेडियस कम होती जाएगी उतनी इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जब पानी के लेवल कम होता है और उसमें सुराख बन जाए, सुराख बन जाए किसी भी जगह पे, तो ऐसे शेप बन जाती है। तो इस एडी करंट का नाम एडी करंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पैटर्न है वो स्विर्लिंग एडीज इन द वाटर, वो दिखाई देती है पानी में भंवर जैसी, इसलिए इसका नाम है एडी करंट। ठीक है, तो ये इसके अंदर, तो ये ऐसी जो शेप होती है ना, ये ऐसी शेप किनकी होती है, कोइल्स की। कोइल मींस हमारे पास हम वायर को बढ़ा देते हैं कोइल की शेप में, तो उस कोइल के शेप के अंदर ये करंट प्रोड्यूस होता है, एडी करंट। तो हमारा अब हवा में थोड़ी करंट आता है, अगर ऐसे ही एक कोइल बनेगी, उस कोइल में जो करंट होगा वो ऐसे दिखाई देगा। तो जैसे जैसे कोइल की शेप होती जाएगी उसमें वैसे करंट फ्लो होता जाएगा। जैसे हमारे पास ये करंट हो गया, ऐसे ये घूमता हुआ जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये घूमता 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 दिखाई देगा हमें। तो कैसे दिखाई दे रहा है हमें, एडीज इन द वाटर, भंवर जैसा दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए इसका नाम क्या है, एडी करंट। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला वही है जो इंड्यूस्ड करंट का था। क्या था, इंड्यूस्ड जो करंट होता है आई,
वो करंट किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू ई बाई आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी और डी बाई आर हो गया। तो जो इंड्यूस्ड करंट हो गया वो ये होता है, ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब करते हैं इसके एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं इसके एडवांटेजेस, इसको मिटा रहा हूं। इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या है एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज है तो उसको कम कैसे करें उसका तरीका भी बताऊंगा। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है। एडवांटेज क्या है इसके, और ऐसा एडवांटेज जो प्रैक्टिकली एक नंबर के क्वेश्चन में पर्टिकुलर आता है, पर्टिकुलर वो खुद एक नाम से आता है, क्या, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एक पर्टिकुलर नाम से आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या व्हाट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर में एडी करंट का क्या रोल है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, डेड बीट, बीट में धड़कन, जिसके अंदर कोई धड़कन ना हो, ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें कोई धड़कन ना हो। धड़कन ना होने का मतलब क्या, वो वाइब्रेट ना करे, डिफ्लेक्शन तो दिखाई, वो अपनी जगह पे जिस धड़कन का होती ऐसे होती, वाइब्रेशन होती है। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर निडल डिफ्लेक्शन दिखाए लेकिन वो सुई ऐसे ऐसे वाइब्रेट ना करे। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल में देखे हो गैल्वेनोमीटर का, आपने क्या नहीं किया अभी तो, लेकिन जब जाओगे आप देखना ध्यान से, जैसे हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये गैल्वेनोमीटर की स्केल है, ये बीच में 0 होता है, ये इसमें निडल होती है, ये निडल है 1 2 3 कितना ही हो सकता है मे बी, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, जैसे आप इसके अंदर करंट सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये जो नीडल है ना, वो नीडल जैसे करंट हमने क्या किया, ये मिली एम्पियर में 3 मिली एम्पियर है, तो 3 मिली एम्पियर का है, आने से पहले वो क्या करेगी, सुई वो वाइब्रेट करेगी ऐसे ऐसे अपने इस मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगी, वाइब्रेट। तो अब बताओ क्या उसके अंदर आप इंस्टेंट बता पाए कि उसमें 3 मिली एम्पियर करंट है, नहीं, वो सुई तो क्या करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, कभी 2 पे कभी 3 पे, 2 और 3 की वजह से ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी। जब वो जैसे ही स्टार्टिंग में करंट हम करते हैं, इसमें फ्लो करवाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता इंस्टेंट किसके अंदर कितना करंट है। तो उसको सही करने के लिए कि भाई वो सुई ना वाइब्रेट ना करे, निडल वाइब्रेट ना करे, पर्टिकुलर एक जगह पे इंस्टेंट रुक जाए, बस वो बता दे कि इसके अंदर करंट जो आया वो 2 मिली एम्पियर है या 3 मिली एम्पियर है, इंस्टेंट इफेक्ट बता दे, करंट बता दे, डिटेक्ट कर ले इंस्टेंट, तो उस जगह पे हम एडी करंट का यूज करते हैं। तो कैसे यूज होगा, तो ये तो पता चला डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि जिसके अंदर, जिस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारे पास निडल होती है वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करती रहती है, उस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या यूज करते हैं, एडी करंट। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, डैम्प मींस जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको खत्म करना, एक होता है अनडैम्प, एक होता है डैम्प। अनडैम्प का मतलब ये होता है, ऑसिलेशन के अंदर पढ़ा होगा, अनडैम्प ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन पढ़े होंगे ना। तो अनडैम्प तो ये होते थे जिसके ऑसिलेशंस कभी कम ना हो, मतलब जिसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहे, वो तो होता अनडैम्प, ये अनडैम्प ऑसिलेशन होते हैं। और डैम्प ये होते हैं जिनके जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो लगातार कम होते जाए, और एक टाइम पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डैम्प इफेक्ट दिखाना है, डैम्प मतलब उनके ऑसिलेशंस को खत्म करना है, वो लगातार जो वाइब्रेट हो रहा था, नहीं पता चल रहा था हमें, उनको खत्म करके उसको एक जगह पे डिफ्लेक्शन को दिखाना है, नोट करना है। ये नहीं है कि डिफ्लेक्शन ना दिखाए, डिफ्लेक्शन तो दिखाए, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं इंस्टेंट हमें इफेक्ट देखने के लिए, उसके अंदर हम एडी करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब एडी करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये मैंने बताया, इसके पीछे रीजन है कि कहां प्रोड्यूस होता है एडी करंट। एडी करंट प्रोड्यूस होता था बल्क पीसेज ऑफ द कंडक्टर, बड़े पीसेज में। तो
तो अगर आपको पता हो, एमसीजी मैंने आपको पढ़ाया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ा चुका हूं। उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर याद करें, उसके अंदर एक कॉइल थी, कॉइल कॉपर की कॉइल्स। उन कॉपर कॉइल को किसके ऊपर वाउंड करते थे? कॉपर कॉइल को वाउंड करते थे आयरन कोर के ऊपर। आयरन कोर, एक आयरन की कोर होती थी सॉफ्ट आयरन की, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया था? वाइंडिंग की थी, याद करना, देखने से उसमें आप अच्छे से। और यहाँ पे एक मैग्नेट थी और यहाँ पे एक मैग्नेट थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो पीस है ना, पूरा का पूरा पीस, ये आयरन का पीस था। तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने क्या किया? जो वायर बाउंड किए ना, वायर लपेटे हमने, कोयल जो लपेटी हमने, वो जो कोयल लपेटी, वायर लपेटे, किसके ऊपर बाउंड किए? हमने आयरन के ऊपर लपेटे, आयरन के ऊपर हमने बाउंड किए। और आयरन का एक ही कंप्लीट पीस है, कट करके नहीं रखा हमने। तो उस आयरन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब उसको लगातार चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ फ्लक्स भी चेंज हो रहे हैं, सारा प्रोसेस जो एक एडी करंट को मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे उसको मिल रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें क्या हुआ? इस सॉफ्ट आयरन कोर में एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो एडी करंट क्या करेगा? डैम्पिंग इफेक्ट दिखाएगा, इंस्टेंट इसके वाइब्रेशन को रोक देगा। तो हम इसका यूज, एडी करंट का यूज उस गैल्वेनोमीटर में करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर में, इस गैल्वेनोमीटर का नाम ये डेड बीट जो दिया, क्यों दिया क्या पता चलेगा ना? डेड बीट मतलब ऐसा गैल्वेनोमीटर जो अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट ना करके इंस्टेंट रिजल्ट दिखा दे, इसलिए उसका नाम दिया गया डेड बीट गैल्वेनोमीटर। है तो ये भी गैल्वेनोमीटर ही, ठीक है। तो ये इसका यूज है। आपको मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा इसके लिखने की, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसके और इफेक्ट कहाँ है? और इफेक्ट होते हैं उनका, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बस आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लाइक स्पीडोमीटर, स्पीड जो मेजर करते हैं डिवाइसेस में, उनमें मीटर, आपके घरों के अंदर मीटर थे, अब नहीं है वो। काले रंग के मीटर आपने देखे होंगे पुराने जमाने में, अब तुम कैसा बढ़ा दे तो कंप्यूटराइज है। और अभी किसी घर में ऐसा रखे हो, जो काले वाले जो मीटर थे, उसके अंदर एक डिस्क होती थी, डिस्क जो रोटेट करती थी, उसके आगे लाल लाल सा निशान होता था, वो एक रोटेशन करके आए तो पर्टिकुलर उसके अंदर कितने यूनिट कंज्यूम होती है वो रोटेशन में डिपेंड करती है। जैसे आजकल जो बत्ती बार बार जलती रहती है ना, कि अगर 100 बार अगर बत्ती जली तो उसमें 1 यूनिट खर्च होती है, तो ऐसे उसका रोटेशन से पता चलता था कि कितने रोटेशन से ये कितनी बार घूमती है। तो उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि वो जो हमारे पास जो घूमती थी डिस्क, वो मैग्नेटिक होती थी हमारे पास, वो मैग्नेटिक डिस्क होती थी, तो उसमें रोकने का तरीका सबको मिल गया था। मैग्नेट लगा दो उसके ऊपर, वो रुक जाया करती, तो मीटर रुक गया, मीटर रुक गया तो बिजली चोरी होगी, तो इसलिए उन मीटरों को हटाया गया। तो उस मीटर के अंदर यूज करते थे हम, ठीक है। फिर और जो मैगलेव ट्रेन होती है, आपने पढ़ा होगा मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन क्या होती है? रिसर्च करना, खाली बैठे हो देखना अच्छे से, पर मैगलेव ट्रेन होती है, उसमें इसका यूज करते हैं। मैगलेव ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स क्या होती है? ये आता है यहां से। मैगलेव ट्रेन्स, जो ट्रेन अपने, जो ये मान लो ये पटरी होती है, इन पटरी से 6 इंच ऊपर चलती है, ये पटरी है, इस पटरी से 6 इंच ऊपर चलती है, कभी भी ये ट्रेन इस पटरी पे टच होकर नहीं चलती है, ये इसके मैग्नेटिक इफेक्ट से चलती है कंप्लीट। तो इसकी जो स्पीड होती है 500 स्पीड से ज्यादा हम मेजर कर चुके हैं, जापान के अंदर चलती है। अच्छा, इसको रिसर्च कर लेना, देखना इसके बाद, ठीक है। तो इसके अंदर जब इसके ब्रेक जो होते हैं, मैगलेव ट्रेन की जो ब्रेक होते हैं, वो ब्रेक का जो इफेक्ट होता है, मैगलेव ट्रेन्स ब्रेक, इनके ब्रेक्स में इसका हम यूज करते हैं, उसको रोकते हैं। तो इतनी स्पीड से चल रहा है तो उसको सिंपल ब्रेक से नहीं रोक पाते हैं, तो एडी करंट प्रोड्यूस करते हैं, इन पटरी के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, और उस इफेक्ट से इसका मोशन का अपोज होता है और ये रुकती है ट्रेन, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में, मैगलेव ट्रेन में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में और भी ऐसे यूजेस हैं, मैं भेज दूंगा आपको उसके पास, तो आपकी जो इसकी फाइल है वो, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। तो सभी यूजेस में आपको एक कॉमन चीज दिखाई दी हुई है, कॉमन चीज क्या? कॉमन चीज
इन सभी के अंदर मोशन का अपोज हो रहा है, दिख रहा होगा यहाँ से भी आपको, इन सभी में मोशन का अपोज हो रहा है, सभी के सभी में। तो इसका जो ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, एडी करंट का डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज यही है सबसे बड़ा, क्या कि ये मोशन का अपोज करता है। जैसे कि फ्रिक्शन है, अगर कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, जैसे कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन का हम यूज कर रहे हैं बोर्ड पे लिखने में या चलने में सब में, तो ये क्या हुआ कि भाई हम फ्रिक्शन का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रिक्शन का जब अपोज हो रहा है चलने में, यानी मोशन का अपोज हो रहा है, तो सेम बात यहाँ भी है, एडी करंट का हम जो मोशन वाला फायदा उठा रहे हैं उस बात का, तो ऐसे ही उसका हम अपोज भी हो रहे हैं अपने यहाँ, मतलब हमारा जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज हो रहा है, अपोज हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ते हुए कैसे, फ्रिक्शन वाली बात है सेम, कि जो वो जो चीज बार बार जितनी ज्यादा रगड़ी जाएगी वो फट जाएगी, ऐसे इसके अंदर है। करंट के कारण होता है, अगर उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो डिवाइस बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। मोशन का अपोज होता है, इसका मतलब हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट होते हैं जो डिसएडवांटेज इसके दिखाते हैं। फिर बात आती है लास्ट, इसको मिनिमाइज कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें। तो मिनिमाइज करने का तरीका, यानी वही डॉक्टर वाली बात है, जिस चीज से ये पता चले कि कहां से प्रोड्यूस होता है ना, जिस चीज से ये पता चले कहां से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसी चीज में उसका इलाज लिखा होता है, उसी चीज उसका इलाज छुपा होता है। तो भाई साफ साफ बात है, एडी करंट कहां प्रोड्यूस होता है, पहले तो वो पढ़ा जाए। कहां प्रोड्यूस होता था, बल्क पीसेज में, बड़े पीसेज में होता है एडी करंट। तो काम ऐसा कर दिया जाए कि बड़े पीस ही ना रखें, बड़े पीस यूज ना करें। तो कैसे यूज करें, जैसे कि अपन देखो, कभी देखना ट्रांसफॉर्मर, बड़ा ट्रांसफॉर्मर आप देखोगे आपके घर में, छोटा सा स्टेबलाइजर हो, स्टेबलाइजर में छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मर मिलेगा, ठीक है, उसको एलिमेंटर भी बोलते हैं, छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मर होता है, उसको खोलना, उसको सारा उधेड़ना, खराब पड़ा हो तो उसके अंदर आपको ऐसी सीटें मिलेंगी इस शेप से, इस शेप की, ऐसी शेप की सीटें मिलेंगी, एक ये मिलेगी, उसके ऊपर इस शेप कैसे रख देगा, फिर एक टेढ़ी, मतलब एक पहली फेस इसका इधर फेस हो, दूसरी इसके ऊपर इसी के ऊपर रखी मिलेगी, इसका इधर फेस, फिर तीसरी इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और इतना मोटा बना दिया जाता है उसको। तो इतना मोटा बना दिया गया, एक एक सीट लेके बनाया गया। बनाने बहुत आसानी होती है, लोहे का टुकड़ा बना के रख देते पूरा का पूरा, लेकिन उससे क्या होता, उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती। अब देखना स्टेबलाइजर हाथ रख के देखना, वो हीट अभी हो रहा है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं। तो अगर उसके अंदर एक ही बड़ा पीस रख दिया होता तो वो उसी टाइम जल जाता जब स्टार्ट होता तभी। तो उसके अंदर क्या किया गया, एक पीस फिर दूसरा पीस, छोटे छोटे पीस करके रखे गए। तो आप देखो सर छोटा कैसे, वो साइज तो शेप तो वही है, अरे शेप वो नहीं, साइज तो वही है, साइज वो है, लेकिन शेप देखे ना, साइज हमारे पास एक तो होता है एरिया, एक होता है इफेक्टिव एरिया। एरिया तो आप कह सकते हो कि एरिया तो हो गया ये वाला, इतना एरिया हो गया, लेकिन जो इफेक्टिव एरिया देखा जाए तो ये तो खाली पड़ा है, अंदर से अंदर खाली पड़ा है। अगर मैं इतनी शेप का एक ये पीस ले लूं, ये पीस, इतनी शेप का ये पीस और इतनी शेप का ये पीस, तो इसका इफेक्टिव एरिया कौन सा कम होगा, इफेक्टिव एरिया इस हिस्से का कम होगा ना, क्योंकि यहां अंदर से तो खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है। तो एरिया दोनों का बराबर है, इफेक्टिव एरिया इसका कम है, और एरिया कम होने से साइज कम हुई, साइज कम होने से क्या होता है, एडी करंट कम होता है। दूसरा, एक के ऊपर एक पीस रखा, फिर तीसरा पीस रखा, फिर चौथा पीस रखा, और सभी पीसेस को आपस में कर देते हैं इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का एक का करंट दूसरे में ना जाए। अब जब इंसुलेट कर दिया गया तो क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस। इंसुलेशन से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो सबको पता है जब रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ेगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। तो हम इसकी शेप को इस तरह से बनाया, यानी हम यूज करेंगे, वी यूजेस थिन शीट्स, बल्क पीसेस नहीं, थिन शीट यूज करेंगे, एंड वन ओवर द अदर एंड लेमिनेटेड। सभी क्या करेंगे, लेमिनेट, so that their resistance is increase, उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, so that एडी करंट इज रिड्यूस। क्लियर। तो पहला जो हमें रीजन मिला था वो पता चला था बल्क पीसेस में होता है, तो बल्क पीसेस यूज ना करा, छोटे छोटे पीस यूज किए। फिर दूसरा हमें इसका पता चला था, क्या पता चला था यहां से, कि भाई ना एडी करंट जो प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स के चेंज होने से। तो ऐसा ही काम कर देना कि फ्लक्स चेंज ही ना हो, फ्लक्स चेंज ही ना हो।
तो फ्लक्स कैसे होता है ये देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो ध्यान से, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये फ्लक्स चेंज होता है फील्ड के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से, थीटा के चेंज होने से। अब ना हमारे बस की बात है फील्ड को चेंज करना, ना हमारे बस का एरिया चेंज करना, क्योंकि हमने कोयल बढ़ा दिया तो बार बार कौन उसको उधेड़ेगा, कौन उसको काटेगा पीटेगा। तो भाई फील्ड चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, तो एक काम कर देना, एंगल चेंज कर दिया जाए बी और ए का। और कितना एंगल कर दिया जाए, उसका एंगल अगर मैं पर्टिकुलर 90 कर दूं, बी ए से परपेंडिकुलर कर दिया जाए, तो बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जब फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तो आएगा ही नहीं। तो जिस चीज से प्रोड्यूस हुआ था उसका रीजन पता कर लिया हमने, क्यों फ्लक्स चेंज होने से होता है, तो वही कर दिया जाए ना, उसी को खत्म कर दिया जाए। तो उसी को खत्म कर दिया जाएगा तो अपने आप ना ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सांप को निकलने से पहले उसका अंडा ही फोड़ दिया जाए तो खत्म होगी ना, सीधी सी बात, सांप कहां से निकलेगा। तो वही बात यहां से आ गई ना कि इंड्यूस्ड करंट के आने से पहले यही उसका काम, जहां से वो पैदा हो रहा था उसी को खत्म कर दे। तो लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल, क्योंकि प्लेन ऑफ कॉइल एरिया से परपेंडिकुलर है। तो अगर फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर तो फील्ड प्लेन के पैरेलल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए उस प्लेन के जिसमें कोई सीट रखी हुई है, तो मान लो ये सीट ऐसे रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन, तो इसका एरिया किस में हो गया, जेड में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में, एक्स में, तो एरिया जेड में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, एंगल कितना हो गया 90 का। तो इसके अंदर एडी करंट आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो ये होता है मिनिमाइजेशन, कि एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करें, ठीक है। तो सफिशिएंट कमिंग से आज का लेक्चर इसमें, ये टॉपिक आप अच्छे से लिख लेना, इसको मैं भेजूंगा इसकी पीडीएफ ओनली एडी करंट की, ठीक है। थैंक यू।